हेलो एवरीवन, वेरी वार्म एंड वेरी चेयरफुल वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं यशस्वी व्यास फ्रॉम रेजोनेंस प्री मेडिकल डिपार्टमेंट। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों कि ये आज का जो लेक्चर है हमारा सेकंड लेक्चर है। इससे पहले जो हमने लेक्चर डिलीवर किया था उसमें हमने जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है क्लास 11th एनिमल किंगडम, हिंदी में बोला जाता है जिसे कि जंतु जगत, राइट। तो उसका हमने बेसिक्स स्टार्ट कर दिया था, बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। वो उसका फर्स्ट लेक्चर था जिसमें कि हमने सारे बेसिक्स जो थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉरीफेरा से टीनोफोरा, राइट। पॉरीफेरा से टीनोफोरा तक आज हम स्टडी करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो बच्चों उसको लेक्चर को देख लीजिएगा, क्योंकि वो लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर वो सारी टर्म्स आपको समझ में आ जाएंगी देन आप आगे कंटेंट को समझ पाएंगे। जो भी चीज़ें मैं आज आपको समझाने वाली हूँ वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ पाएंगी। सो आज स्टार्ट करते हैं हम। तो आज बेसिक मैंने आपको लास्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको नेम्स बताए थे 11 फाइलम के। हिंदी में बोलूँ तो मैं 11 संघों के नाम मैंने आपको बताए थे, राइट। कौन कौन से जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं हम, कौन कौन से थे वो। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्केहेल्मिन्थीस, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, राइट। तो ये 11 संघों के नाम मैंने आपको याद कराए थे, जिसकी कि मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, याद है। PCCP MEHC, ठीक है। तो ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी। तो आज हम पॉरीफेरा से टीनोफोरा तक ही स्टडी करेंगे, देन वन बाय वन हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ प्रोसीड करते जाएंगे और आगे के जो संघ है, आगे के जो फाइलम्स हैं उन पे हम स्टडी करते जाएंगे। तो बच्चों ये जो आपको फर्स्ट जो स्लाइड नजर आ रही है यहाँ पर, ये मैंने कुछ पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा के यहाँ पे कुछ पिक्चर्स लगाएं ताकि आप विजुअलाइज करते जाएं, राइट। जो एनसीईआरटी के जो डायग्राम्स हैं वो भी हम साथ में लेके चलेंगे, प्लस जो एक्चुअल में ये ऑर्गेनिजम्स, ये एनिमल्स दिखते कैसे हैं, ये जंतु का विजुअलाइजेशन आखिर में होता कैसा है, तो उन सब के बारे में हम आपको आगे चलाते जाएंगे, राइट। तो चलिए, ये आपको नज़र आ रही होगी स्लाइड, काफ़ी सुंदर स्लाइड है ये, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज हमारा फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट फाइलम पॉरीफेरा से टीनोफोरा तक हम पूरा पढ़ते जाएंगे। बट फर्स्ट हमारा फाइलम आता है, फर्स्ट संघ जो हमारा आता है पॉरीफेरा स्पंज, राइट। कौन सा? पॉरीफेरा स्पंज। ये जो आप डायग्राम्स देख रहे हैं ये स्पंज के, राइट। जो पॉरीफेरा नाम से पता पड़ रहा है आपको, वे जंतु जिनकी बॉडी पर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, राइट। तो वही कहलाते हैं पॉरीफेरा ऑर्गेनिजम्स के प्राणी, राइट। तो यहाँ पे जो आपको नजर आ रहे हैं, देखिए इनमें ये नजर आ रहे हैं आपको, ये पोर्स हैं, ये सब जो आपको नजर आ रहे हैं दीज आर दी पोर्स, ठीक है। यानी इनकी बॉडी पर छोटे छोटे से छिद्र होते हैं। यहाँ पर भी आपको नजर आ रहे हैं, देखो ये सारे कैसे हैं, ये मैराइन ऑर्गेनिजम्स है। मैराइन यानी कि पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स, एक्वेटिक यानी कि जलीय प्राणी है ये। तो ये पॉरीफेरा के बारे में हम आज कंटिन्यू करते हैं पहले। तो देखिए सबसे पहले संघ पॉरीफेरा जिसमें कि आते हैं स्पंज। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं संगठन का स्तर। संगठन का स्तर यानी कि सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, उनकी जो बॉडी होती है वो किससे मिलकर बेसिकली बनी होती है। लास्ट जो लेक्चर था बच्चों उसमें मैंने आपको बताया था कि सिमेट्री क्या होती है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन का स्तर क्या होता है, उनकी सम्मिति क्या होती है, जनन स्तर उनमें किस प्रकार से पाया जाता है, वो सारी डिटेल में मैंने आपको चीजें बता दी थी। बट आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस प्राणी के अंदर, किस संघ के अंदर वो सारी चीजें किस प्रकार से उपस्थित होती है। तो देखिए सबसे पहले संगठन का स्तर इसमें होता है, संगठन का स्तर इनमें पाया जाता है सबसे पहले कोशिकीय स्तर। कोशिकीय स्तर मतलब कि इनकी जो बॉडी होती है किससे मिलकर बनी होती है, कोशिका से मिलकर बनी होती है। समझ में आ गई बात, वेरी गुड। नेक्स्ट बात करते हैं हम सिमेट्री की। सिमेट्री का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, सिमेट्री का मीनिंग बताया था कि अगर इनको किसी बॉडी प्लेन से
किसी इनकी बॉडी से कट किया जाता है तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। पहली बात तो अगर हो रही है यानी कि उसमें सिमेट्री प्रेजेंट है, अगर नहीं हो रही है तो यानी कि वो असममितीय प्राणी है, जिनके अंदर की दो इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड नहीं हो रहा है उनका शरीर, राइट। तो मैंने आपको 3 प्रकार की बताई थी, उसमें हम लास्ट लेक्चर को भी रिकॉल करवाती जा रही हूँ मैम, तो आप समझते जाइए। तो मैंने आपको कौन सी बताई थी, 3 सिमेट्री बताई थी। कौन कौन सी बताई थी? असममिति एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री बताई थी, और असममिति जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताई थी द्विपार्श्व सममिति, अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो बायलैटरल सिमेट्री। अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो वो भी इस लेक्चर को आराम से देख सकते हैं, क्योंकि मैं सारी टर्म्स आपको इंग्लिश में भी बताती जाऊंगी, राइट। तो देखिए सममिति इनमें कैसी होती है, ये कैसे प्राणी होते हैं, ये होते हैं असममिति प्राणी। असममिति का मतलब अब किसी भी प्लेन को कट करो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होंगे। कुछ में असममिति, ठीक है, कुछ में कैसी पाई जाती है, कुछ में पाई जाती है असममिति। असममिति का मतलब कि आप जब सेंट्रल एक्सिस से बीच से आप कट करेंगे तो इनकी बॉडी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल क्या आता है जिसमें कि ल्यूकोसोलेनिया। तो वैसे इनमें सिमेट्री कैसे पाई जाती है, वैसे इनमें सिमेट्री जो है होती है असममित प्राणी होते हैं, इनमें सिमेट्री नहीं पाई जाती, बट कुछ में पाई जाती है। एग्जाम्पल कौन सा है, ल्यूकोसोलेनिया। ये जो आप यहाँ पे डायग्राम्स देख रहे हैं, कार्टून तो सभी ने देखा होगा बचपन में, है ना। ये वाला कार्टून देखा है सभी ने, ये वाला जो डायग्राम बना हुआ है, ये जो फोटो लगाई हुई है, ये स्पंज द बॉब इस टाइप से कोई कार्टून आता था, उसमें ये वाला ये आता था कार्टून, राइट। तो ये क्या है, ये स्पंज ही था। तो मैंने यहाँ पर आपको इसका डायग्राम विजुअलाइज करवाया है। ये देखिए ये सारे स्पंज हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट जर्म लेयर, जर्म लेयर में प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे डैश लगाया हुआ है बच्चों, तो यहाँ पे जर्म लेयर नहीं होती है। नेक्स्ट होती है गुहा, नेक्स्ट इनमें गुहा, इस तरीके से लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ गुहा, राइट। तो गुहा का मतलब क्या होता है, गुहा का मीनिंग होता है सीलोम। सीलोम कौन सी होती है इनमें, अगुह्य। अगुह्य का मतलब क्या होता है, एसिलोमेट। तो ये कैसे प्राणी होते हैं, ये होते हैं एसिलोमेट प्राणी, एसिलोमेट प्राणी, राइट। नेक्स्ट होती है देखिए आवास, इनका हैबिट एंड हैबिटाट कैसा होता है, ये कैसे जगह पर पाए जाते हैं। तो देखिए कैसे जगह पर पाए जाते हैं बच्चों, ये पाए जाते हैं, ये सभी कैसे होते हैं, ये सभी होते हैं जलीय। मोस्टली कैसे होते हैं, मुख्यतया समुद्री, तथा कुछ कैसे होते हैं, कुछ स्वच्छ जलीय होते हैं, यानी कि स्वच्छ जल में ये पाए जाते हैं। स्थानबद्ध यानी कि अचल, अचल का मतलब होता है सेडेंटरी, जो कि एक ही जगह पर रहते हैं, अपनी जगह पर ही रहने वाले हैं, इधर उधर नहीं भागते फिरते हैं, उन्हीं को ही बोला जाता है स्थानबद्ध प्राणी। नेक्स्ट एकल, एकल का मीनिंग क्या होता है, सॉलिटरी, सॉलिटरी का मीनिंग क्या होता है, सिंगल रहने वाले, एकल अकेले रहने वाले हो सकते हैं, या फिर निवही प्रकृति के हो सकते हैं, यानी कि कॉलोनी बनाकर भी ये रह सकते हैं। नेक्स्ट है एनसीईआरटी में ही दी हुई है बच्चों ये सारी चीजें। तो अगर आप इन लेक्चर्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, बिलीव मी आपकी एनसीईआरटी पूरी तरीके से कवर हो जाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात। तो ये जो लेक्चर्स प्रिपेयर किए गए हैं, ये इसीलिए प्रिपेयर किए गए हैं ताकि आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से फॉलो कर पाएं, बहुत अच्छे से समझ पाएं, राइट। तो यहाँ पर आद्य बहुकोशिकीय प्राणी, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम, इंग्लिश में प्रिमिटिव मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स ये होते हैं। ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें कैसा प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इनमें मेनली अनुपस्थित होता है। क्यों, क्योंकि ये प्रिमिटिव टाइप के प्राणी हैं, पुराने टाइप के, निम्न स्तर के प्राणी हैं ये। नेक्स्ट होता है इनमें डाइजेशन होता कैसा है वैसे, अंतराकोशिकीय, अंतराकोशिक पाचन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको हम, इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर अंतराकोशिकीय का मतलब क्या होता है, कोशिका के स्तर पर ही, कोशिका के अंदर ही जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है उसको बोला जाता है
अंतरा कोशिकीय यानी कि इंट्रासेलुलर, और अगर वो डाइजेशन सेल के बाहर हो रहा है, किसी स्पेस में हो रहा है, तो उसको बोला जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर, हिंदी में बोला जाता है जिसको बाह्य कोशिकीय। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम श्वसन एवं तंत्रिका तंत्र एंड परिसंचरण तंत्र। इंग्लिश में बात करूं मैं अगर, श्वसन तंत्र मीनिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम, तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम एंड परिसंचरण तंत्र, यहाँ पर कॉमा आएगा, राइट, यहाँ पर कॉमा आएगा। तो परिसंचरण तंत्र का मीनिंग क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। मेनली इनमें कैसा होता है, इनमें पाया जाता है अनुपस्थित। समझ में आ गई बात, ये निम्न स्तर के प्राणी है तो इनमें ये सारी चीजें अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट बात करूं मैं अगर मैं प्रजनन की, प्रजनन का मीनिंग क्या होता है, प्रजनन मीन्स रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन कैसा होता है इनमें मेनली, तो रिप्रोडक्शन इनमें होता है अलैंगिक विधि। अलैंगिक विधि का मतलब बाह्य मुकुलन या फिर विखंडन द्वारा। मुकुलन का मीनिंग क्या होता है, मुकुलन मीनिंग बडिंग। बडिंग सभी जानते हैं, छोटी सी बड राइज होती है पेन बॉडी से, पैत्र कोशिका से एक छोटी सी कलिका उत्पन्न होती है और वही आगे जाकर एक नया प्राणी बना लेती है, यानी कि पूरी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बना लेती है, वही कहलाता है प्रोसेस बडिंग का। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो उसको बोला जाता है मुकुलन। बात समझ में आ रही है सभी को। नेक्स्ट, विखंडन का को इंग्लिश में बोला जाता है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन तरीके से प्लस साथ में ये बाह्य मुकुलन के तरीके से अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ये प्रजनन कर सकते हैं। नाउ बात करूं अगर मैं लैंगिक विधि की, तो लैंगिक विधि में देखिए, तो लैंगिक विधि में किसके द्वारा करते हैं ये, युग्मकों द्वारा। युग्मकों को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, गैमेट्स। तो गैमेट्स के थ्रू इनमें लैंगिक प्रजनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। नेक्स्ट में बात करती हूँ अब उभयलिंगी। कैसे होते हैं ये होते हैं उभयलिंगी हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स। हर्मेफ्रोडाइट क्या होते हैं, हर्मेफ्रोडाइट का मीनिंग होता है वे प्राणी जिनमें नर तथा मादा, ध्यान से सुनिएगा, वे प्राणी जिनमें नर तथा मादा दोनों एक के ही अंदर उपस्थित होते हैं, एक ही एनिमल के अंदर, एक ही प्राणी के अंदर उपस्थित होते हैं, उसी को बोला जाता है उभयलिंगाश्रयी प्राणी। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो मैं क्या बोलूंगी, हर्मेफ्रोडाइट। बात समझ में आ रही है बच्चों, नर तथा मादा, मेल और फीमेल अगर एक ही बॉडी के अंदर उपस्थित होते हैं तो उसको बोला जाता है उभयलिंगाश्रयी यानी कि हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स। नाउ बात करते हैं हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि आंतरिक निषेचन इनके अंदर पाया जाता है। वेट अ सेकेंड, तो ये कैसे होते हैं, इनमें क्या पाया जाता है, आंतरिक निषेचन पाया जाता है। साथ में कैसे होते हैं, इनमें अप्रत्यक्ष परिवर्धन पाया जाता है। क्या मीनिंग है इसका, आंतरिक निषेचन का मतलब बॉडी के अंदर, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज प्रेजेंट। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें पाया जाता है। नेक्स्ट, अप्रत्यक्ष परिवर्धन। अप्रत्यक्ष परिवर्धन का मीनिंग क्या होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। मैं साथ में इंग्लिश की टर्म्स भी लिख रही हूं ताकि आप इनको इंग्लिश की टर्म्स को भी समझते जाएं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, आंतरिक निषेचन का मीनिंग क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, राइट। तो इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट है, साथ में क्या प्रेजेंट है, इनमें प्रेजेंट है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब बात समझिए, अप्रत्यक्ष परिवर्धन, इन डायरेक्ट डेवलपमेंट का मीनिंग बेसिकली होता क्या है, तो ध्यान से सुनिए। अप्रत्यक्ष परिवर्धन का मीनिंग क्या होता है, जब किसी जीव का जो डेवलपमेंट होता है, जो परिवर्धन होता है, लार्वा की अवस्था में होता है, डायरेक्टली वयस्क का निर्माण नहीं होता, उसे ही कहा जाता है अप्रत्यक्ष परिवर्धन। अ का मतलब क्या होता है, अप्रत्यक्ष का मतलब
डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, डायरेक्टली अडल्ट नहीं बन रहा है, डायरेक्टली जो है वयस्क का निर्माण नहीं हो रहा है। तो कैसे हो रहा है, यहाँ पर पहले लार्वा बन रहा है, लार्वा बनने के बाद में फिर उसके बाद में किसका निर्माण होगा, फिर उसके बाद में वयस्क बनेगा। यानी कि पहले लार्वा बनेगा फिर वयस्क बनेगा। इसी को बोला जाता है अप्रत्यक्ष परिवर्धन, मीनिंग इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। बट जब भी बात करूंगी मैं डायरेक्ट डेवलपमेंट की, यानी कि प्रत्यक्ष परिवर्तन की, प्रत्यक्ष का मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट डेवलपमेंट, तो हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे कि लार्वा अवस्था नहीं होती है। लार्वा के बजाय डायरेक्टली सीधे ही किसका फॉर्मेशन हो जाता है, तो सीधे ही फॉर्मेशन हो जाता है वयस्क का, यानी कि एडल्ट का। बात समझ में आ गई, चलिए तो बात समझ में आ जाती है। नेक्स्ट तो विशिष्ट लक्षण, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आपके सभी तरफ से बनेंगे ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि विशिष्ट लक्षण जो है वहां से आपके मेनली क्वेश्चन आएंगे। और ये जो विशिष्ट लक्षण है, ये विशिष्ट लक्षण पर्टिकुलरली इसी फाइलम के हैं, इसी संघ के हैं, इसलिए इनको अलग से दिया हुआ, सॉरी। तो देखिए इसमें क्या होते हैं, सबसे पहले कई ऑस्टिया होते हैं और ऑस्क्यूलम पाई जाती है। अब ये ऑस्टिया ऑस्क्यूलम होती क्या है, तो ऑस्टिया का मीनिंग होता है एक छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जहां पर कि इनका जो वाटर होता है, वाटर उस पोर से अंदर एंटर करता है। एक पोर होता है ऑस्क्यूलम, ऊपर की साइड में होता है, मैं आपको भी डायग्राम दिखाई देती हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं ऊपर, ये वाले ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ऑस्टिया तो कौन से हो गए, ऑस्टिया तो होगा ये छोटे छोटे से पोर्स जो आपको नजर आ रहे हैं। और ऑस्क्यूलम क्या होती है, ऊपर वाला पार्ट जहां से कि जो वाटर होता है बाहर निकलता है। समझ में आ गई बात। तो ये ही होते हैं ऑस्टिया और ऑस्क्यूलम। मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में, पॉरीफेरा के अंदर वो प्राणी हैं जिनकी बॉडी पर पोर्स है, यानी कि जिनकी बॉडी पर छिद्र उपस्थित है, वही प्राणी कौन से होते हैं, पॉरीफेरा के अंदर आते हैं। नेक्स्ट देखिए, कंकाल शरीर को आधार प्रदान करता है, ठीक है। कंकाल शरीर को क्या प्रदान करता है, इनका आधार प्रदान करता है, जो किससे मिलकर बना होता है, आधार प्रदान करता है जो कंटिकाओं तथा स्पंजिन तंतुओं का से मिलकर बना हुआ होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि इनका जो कंकाल है वो किससे मिलकर बना होता है, तो वो स्पंजिन तंतुओं, कंटिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो स्पॉन्जिन फाइबर से मिलकर ये बना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, जल नाल तंत्र की उपस्थिति, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केनाल सिस्टम, राइट, क्या बोलते हैं इसको, केनाल सिस्टम, नाल तंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है किसमें पाया जाता है, सो आंसर विल बी पॉरीफेरा के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी, कोएनोसाइट। तो देखिए कोएनोसाइट या कॉलर कोशिकाएं स्पंज गुहा तथा नाल तंत्र को स्तरित करती है। बात समझ में आ गई। तो इनमें क्या होती है, कुछ स्पेशल टाइप की कोशिकाएं होती है जिनको कि क्या बोला जाता है, कॉलर कोशिका या कोएनोसाइट, जो कि स्पंज गुहा, इनके अंदर जो कैविटी प्रेजेंट होती है वो उसको आस्तरित करके रखती है। तो ये इसके क्या हो गए, बेसिक स्पेसिफिक फीचर्स हो गए, विशिष्ट लक्षण हो गए जिसपे कि क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। नेक्स्ट देखिए, ये एग्जाम्पल्स है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो आपको क्या क्या याद रखना है, एनसीईआरटी के डायग्राम्स को ही यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया है हमने। तो जितने डायग्राम्स आपको स्लाइड्स में बताए जा रहे हैं बच्चों, यू हैव टू मग अप, राइट। आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है उनको, क्योंकि ये एनसीईआरटी डायग्राम से ही आपसे जो है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कौन सा है, साइकन, साइफा भी जिसको बोला जाता है, ये एनसीईआरटी में है। एक्चुअल में कैसा दिखता है,
देखिए आप बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं, यानी कि ये मेराइन है, सारे वाटर के अंदर प्रेजेंट है, एक्वेटिक है, सारे वाटर के अंदर जो प्रेजेंट है। आप इनको यहाँ पे मैंने सारा डायग्राम से इसे रखे हैं ताकि आपका जो सब्जेक्ट है ना, इसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको समझा पाऊँ। तो जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही है बहुत अच्छे तरीके से समझाई जा रही है, तो इसीलिए आप इन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखिए, पढ़िए, 2 से 3 बार आप वीडियो को देखेंगे, नोट कीजिए कॉपी में, अपने आप सारी चीज़ें समझ में आपको आ जाएंगी। एनसीईआरटी को हम कवर करते हुए चल ही रहे हैं। तो यहाँ पर साइकन देख सकते हैं, यहाँ पर डायग्राम इसका बना हुआ है। नेक्स्ट है स्पॉन्जिला, स्वच्छ जलीय स्पंज है, ये देखिए ये आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, ये सारे एनसीईआरटी के सारे एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं। ये देखिए ये वाला डायग्राम भी जो है ये ऐसा दिखता है स्पॉन्जिला एक्चुअल में, और ये देखिए यू स्पॉन्जिया, इसको नहाने का स्पॉन्ज भी बोला जाता है। एक्चुअल में ऐसा होता है, बाथ स्पॉन्ज इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं, और एक्चुअल में देखो ऐसा दिखता है। देखो कितने सारे पोर्स हैं इन पे, दिख रहे हैं हमको, इन पे कितने सारे पोर्स हैं, छोटे 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 ये पोर्स हैं, ठीक है। तो डायग्राम्स आप इसके एग्जांपल्स याद हो गए, कौन कौन से हैं, साइकन, स्पॉन्जिला और साइकन, स्पॉन्जिला और बाथ स्पॉन्ज, जिसको कि हमने क्या बोला है, यू स्पॉन्जिया बोला है। तो पॉरीफेरा हमारा कंप्लीट हो गया है बच्चों, राइट। नेक्स्ट फाइलम और नेक्स्ट संघ की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा को और क्या बोला जाता है, निडेरिया बोला जाता है। इनके अंदर दंश कोशिकाएं उपस्थित होती है जिनको कि नीडोब्लास्ट कहा जाता है। नीडोब्लास्ट कहने की वजह से ही इनका नेम क्या है, इनका नेम पड़ा है सिलेंट्रेटा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा डायग्राम लग रहा है। इसमें हाइड्रा भी आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे हाइड्रा का डायग्राम इनकॉर्पोरेट किया है ताकि आपको याद रहे कि हाइड्रा जो है इसी संघ के अंदर आता है। तो ये है सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा को हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट सिलेंट्रेटा, संगठन का स्तर, वही संगठन का स्तर कैसा होता है इनमें, तो इनमें संगठन का स्तर कैसा होता है, ऊतक स्तर का, राइट, ऊतक स्तर का। पहले किस में था, पॉरीफेरा के अंदर किस लेवल का था, कोशिकीय स्तर का। क्यों, क्योंकि वो निम्न कोटि का था। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जैसे जैसे संघ आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डेवलपमेंट भी बढ़ता जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता भी बढ़ती जाएगी। समझ में आ रही है बात मेरी। तो संगठन का स्तर कैसा होता है इनमें, ऊतक स्तर का। नेक्स्ट बात करते हैं हम समिति की। समिति को क्या बताया था हमने आपको, सिमेट्री। तो इनमें सिमेट्री कैसी होती है बच्चों, इनमें सिमेट्री होती है अर्य, अर्य। ये डायग्राम देख रहे हो आप, ये सिलेंट्रेटा का ही डायग्राम है। कैसी होती है इनमें सिमेट्री, अर्य। जबकि जो कुछ होते हैं सी एनिमोन्स जैसे कि, उनमें कैसी पाई जाती है, उनमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाए तो यू हैव टू आंसर रेडियल सिमेट्री, यानी कि अर्य सममिति इनके अंदर पाई जाती है सिलेंट्रेटा के अंदर। परंतु कुछ होते हैं जैसे कि सी एनिमोन, उनमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम जनन स्तर की। तो जनन स्तर कैसा होता है इनमें, द्विकोरकीय, डिप्लोब्लास्टिक। कैसे होते हैं ये, डिप्लोब्लास्टिक। अब अगर आपने लास्ट का लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा कि द्विकोरकी क्या होते हैं। तो द्विकोरकी मैं आपको बता देती हूँ, जिनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म पाई जाती है, अंतश्चर्म और बाह्यश्चर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म पाई जाती है। वे प्राणी कौन से कहलाते हैं, वे कहलाते हैं द्विकोरिकीय, यानी कि डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट बात करती हूँ मैं इसकी गुहा की। तो इनमें गुहा कैसे पाई जाती है, ये कैसे होते हैं, अगुह्य। अगुह्य को क्या बोलेंगे हम, एसिलोमेट। तो इनमें की क्या होती है, एब्सेंट होती है गुहा, यानी कि सिलोम इनके अंदर एब्सेंट होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम स्वभाव एवं आवास। इनका नेचर कैसा होता है, इनका हैबिटाट, हैबिट कैसी होती है। तो देखिए कैसे होते हैं सभी, ये सभी होते हैं जलीय, अधिकांश समुद्री एवं कुछ कैसे होते हैं, कुछ जो है स्वच्छ जलीय होते हैं, जैसे कि हाइड्रा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर सभी कैसे हैं, जलीय है, समुद्री है, अधिकांश सभी जलीय। जलीय का मतलब एक्वेटिक है, बस ज्यादातर कैसे होते हैं, समुद्री होते हैं। समुद्री का मतलब मेराइन। क्या बोलते हैं समुद्री को,
मेराइन, और कुछ स्वच्छ जलीय। स्वच्छ जलीय का मतलब क्या होता है? फ्रेश वाटर। तो हाइड्रा जो होता है फ्रेश वाटर में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्थिर। स्थिर का मीनिंग आपको समझ में आ ही गया होगा, मैंने लास्ट में ही बताया था, स्थानबद्ध, एक ही जगह पर रहने वाले या एक स्थान पर रहने वाले। प्लस और कैसे होते हैं ये? मुक्त प्लावी। मुक्त प्लावी का मीनिंग क्या होता है? फ्री फ्लोटिंग, फ्री फ्लोट करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पाचन पथ की। तो इनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है वो कैसा होता है? वो होता है अपूर्ण। अपूर्ण और कैसा होता है? अंतः कोशिकीय तथा अंतरा कोशिकीय पाचन। एनसीईआरटी ने डायरेक्टली दिया हुआ है आपकी ये सारी टर्म्स, तो ये सारी टर्म्स को बहुत अच्छे से आपको ध्यान रख के याद रखना है। तो पाचन पथ कैसा है? इनमें पाचन पथ है अपूर्ण। अपूर्ण पाचन पथ का मैंने मीनिंग क्या बताया था आपको? जिनके अंदर एक सिंगल ओपनिंग पाई जाती है। सिंगल ओपनिंग का मतलब एक सिंगल द्वार प्रेजेंट होता है। किसके लिए? इनटेक के लिए, फूड को अंदर लेने के लिए भोजन को, और बाहर निकालने के लिए भी सिंगल एक छिद्र पाया जाता है। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे अपूर्ण पाचन पथ। कैसा होता है? अंतःकोशिकीय अंतराकोशिकीय पाचन होता है, कोशिकाओं के अंदर ही संपूर्ण हो जाता है। यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ मैंने आपको सिलेंट्रेटा का, ये डायग्राम है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम श्वसन और परिसंचरण तंत्र। ऐसा इनमें कुछ होता नहीं है, वेल डेवलप, तो यहाँ पर एब्सेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रजनन की। तो प्रजनन कैसा होता है इनके अंदर? तो इनके अंदर प्रजनन होता है बाह्य निषेचन, बाह्य भी हो सकता है और आंतरिक भी हो सकता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है बॉडी के बाहर, और बॉडी के अंदर भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए पॉलिप और मेड्यूसा, इसको मैं अलग से मार्क करती हूँ। ये जो इनमें क्या होता है बच्चों? इनमें पीढ़ियों का एकांतरण, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटाजेनेसिस पाया जाता है। राइट, इनमें क्या पाया जाता है? मेटाजेनेसिस या पीढ़ी एकांतरण। पीढ़ी एकांतरण का मीनिंग ये होता है जब इनके जो बॉडी होती है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है। कैसे कि पॉलिप और मेड्यूसा, ये दो फॉर्म्स बनाते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है कि इनमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। ध्यान से सुनिए, क्या बोला मैंने? पॉलिप जो होते हैं वो अलैंगिक रूप से मेड्यूसा को उत्पन्न करते हैं। अब पॉलिप और मेड्यूसा होते क्या हैं पहले देखते हैं हम। ये है पॉलिप और ये है मेड्यूसा। ये एनसीईआरटी के डायग्राम्स है। एनसीईआरटी में देखे होंगे ना आपने, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं, ये सारे एनसीईआरटी ने दिए हुए हैं। तो पॉलिप क्या होती है? पॉलिप एक अवस्था होती है जो कि कैसी होती है? बेलनाकार होती है। ये दिख रही है आपको, बेलनाकार अवस्था। जबकि मेड्यूसा कैसे होते हैं? छत्राकार, अम्ब्रेला शेप। दिख रहा है आपको? छत्राकार अम्ब्रेला शेप दिख रहे हैं। नेक्स्ट देखिए पॉलिप जो होते हैं कैसे होते हैं? अधिकांश पॉलिप कैसे होते हैं? अधिकांश स्थानिक होते हैं। कैसे होते हैं? अधिकांश स्थानिक होते हैं, परंतु कभी कभार गतिशील भी हो सकते हैं, मूवमेंट भी कर सकते हैं। जबकि मेड्यूसा कैसे होते हैं? मुक्त प्लावी। एम से मेड्यूसा और एम से मुक्त प्लावी। तो मेड्यूसा कैसे होते हैं? मुक्त प्लावी। और ये कैसे होते हैं? स्थानीय, एक जगह पर रहने वाले, बट कभी कभार कैसे हो जाते हैं? ये मूवेबल हो जाते हैं, गतिशील हो जाते हैं। पॉलिप में देखिए एकल या निवही। एकल का मीनिंग क्या बताया था? सिंगल फॉर्म में भी हो सकते हैं, और निवही का मतलब मैंने आपको बताया था ग्रुप में, कॉलोनी बनाकर भी ये रह सकते हैं। बट जो मेड्यूसा होते हैं वो हमेशा एकल होते हैं, हमेशा सिंगल होते हैं। नेक्स्ट देखिए पॉलिप, उदाहरण क्या है पॉलिप का? उदाहरण है पॉलिप का हाइड्रा और एडेम्शिया। और इसमें मेड्यूसा में क्या आएगा आपका एग्जाम्पल? इसमें आपका एग्जाम्पल आ जाएगा ऑरेलिया, यानी कि जेलीफिश। तो ये डायग्राम दिया हुआ आपका पॉलिप का, और ये दिया हुआ है आपके मेड्यूसा का। बात समझ में आ गई? अब आते हैं हम हमारे कि पॉलिप और मेड्यूसा होती क्या है, ये हमने देख लिया। तो देखिए ये जो पॉलिप होते हैं, जो पॉलिप है, ये पॉलिप अलैंगिक रूप से
मेड्यूसा को उत्पन्न करते हैं। कैसे? मेड्यूसा को अलैंगिक रूप से उत्पन्न करते हैं। मेड्यूसा को किस तरीके से? अलैंगिक रूप से। किस तरीके से? अलैंगिक तरीके से। अलैंगिक का मीनिंग क्या हो गया? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक तरीके से। परंतु मेड्यूसा लैंगिक रूप से पॉलिप को उत्पन्न करते हैं। ये जो होते हैं कौन से? मेड्यूसा। ये मेड्यूसा इसको किस फॉर्म में, किस तरीके से करते हैं? लैंगिक तरीके से। किस तरीके से? लैंगिक तरीके से। ये हो गया लैंगिक, असेक्सुअल तरीके से। बात समझ में आ गई? तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी जो कि एनसीईआरटी ने दी हुई है। पॉलिप अलैंगिक रूप से मेड्यूसा को उत्पन्न करता है तथा मेड्यूसा लैंगिक रूप से पॉलिप को उत्पन्न करता है। यही मैंने आपको बताया। क्या बताया मैंने? पॉलिप जो होगा वो मेड्यूसा को अलैंगिक तरीके से उत्पन्न करेगा, असेक्सुअली, और जो मेड्यूसा होता है वो पॉलिप को लैंगिक तरीके से उत्पन्न करता है। तो बेसिकली इनके अंदर दो फॉर्म्स प्रेजेंट है, दो रूप प्रेजेंट है। एक तो पॉलिप का हो गया और एक मेड्यूसा का हो गया। एग्जाम्पल क्या है इसमें? ओबेलिया। एग्जाम्पल याद करिएगा। एग्जाम्पल आपको याद कर, अरे भाई वेट अ सेकेंड एवरीवन। उदाहरण इसका हो गया ओबेलिया। समझ में आ गई बात सभी को? समझ में आ गई होगी। तो ओबेलिया के अंदर ये चीज प्रेजेंट होती है। जीवन चक्र में इन दोनों रूपों का एकांतरण जो क्या कहलाता है? पीढ़ी एकांतरण या फिर मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस को नहीं बोलना है वर्ड को, मेटाजेनेसिस वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये मेटाजेनेसिस वर्ड याद रखना है। पीढ़ी एकांतरण। मेटाजेनेसिस किस में पाया जाता है? तो सिलेंट्रेटा के अंदर पाया जाता है। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं। ये पॉलिप और मेड्यूसा फिर से देख लीजिए। पॉलिप जो है बेलनाकार होते हैं और ये मेड्यूसा जो है नेक्स्ट विशिष्ट लक्षण, राइट। सिलेंट्रेटा के विशिष्ट लक्षण की तरफ हम बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके सिलेंट्रेटा के अंदर नाइडेरिया नाम इनकी दंश कोशिका के कारण ही पड़ा है। नाइडेरिया इनको क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनमें दंश कोशिकाएं पाई जाती है। दंश कोशिका या फिर नाइडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट से इनका शरीर बना होता है। अब ये दंश कोशिकाएं करती क्या है? तो ये दंश कोशिकाएं जो होती है इनकी रक्षा और शिकार पकड़ने में सहायता करती है। यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम दिया हुआ है नाइडोब्लास्ट का। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम दी एनसीईआरटी, राइट। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम दी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का ही ये डायग्राम दिया हुआ है आपको हमने। ये नाइडोब्लास्ट, नाइडेरिया नाम इनकी दंश कोशिका नाइडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट से बना होता है। यह कोशिकाएं स्पर्शकों तथा शरीर में अन्य स्थानों पर पाई जाती है। दंश कोरक नाइडोब्लास्ट स्थिरक, रक्षा तथा शिकार पकड़ने में सहायक है। तो ये क्या करती है? दंश कोशिका नाइडोब्लास्ट जो शिकार होता है उसको पकड़ने में ये सहायता करती है। साथ में इनमें क्या पाया जाता है? इनमें पाया जाता है केंद्रीय जठर संवहनी गुहा, गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा पाई जाती है जो कि अधोमुख हाइपोस्टोम पर स्थित मुख द्वार द्वारा खुलती है, राइट। जो हाइपोस्टोम जो ऊपर वाला पार्ट होता है वहां पर ये पाई जाती है और किस में हेल्प करती है? साथ में हाइपोस्टोम। इन प्राणियों में केंद्रीय जठर संवहनी गुहा पाई जाती है जो कहां पर ओपन होती है? ये ओपन होती है अधोमुख। हाइपोस्टोम का मतलब होता है जो आपका हाइड्रा है उसके ऊपर की साइड में जहां से ये टेंटिकल्स वो कंटिकाएं निकल रही थी वहां पर एक पोर्शन होता है, वहां पर ये पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। इनके कुछ सदस्य जैसे प्रवाल कोरल में कैल्शियम कार्बोनेट से बना कंकाल पाया जाता है। आपसे पूछा जाता है एग्जाम्पल में भी, आप इसके एग्जाम्पल तो याद कर लेते हो बट बीच में से क्वेश्चन आ जाता है इस पे प्रवाल कोरल्स पे।
तो ये किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है सीलन टेट्रा के अंदर। बात समझ में आ गई सभी को? तो प्रवाल और कोरल कैल्शियम कार्बोनेट से बना कंकाल इनमें पाया जाता है। समझ में आ गई सभी को बात? बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ बच्चों, तो बहुत अच्छे से एनसीईआरटी को सामने लेकर बैठोगे, सारी चीजें आपको यहाँ पर अवेलेबल हो रही है। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को बार बार देखना है, नोट करना है और अपने ब्रेन में सेट करना है। 2 से 3 बार खुद रिकॉल करोगे ना कि पॉरीफेरा के अंदर ये था, सीलन टेट्रा के अंदर ये था, टिनोफोरा के अंदर ये सारी चीजें थी, तो अपने आप बैठे बैठे जब फ्री बैठे हो ना, तो फ्री बैठे बैठे इन सारी चीजों को रिकॉल करते रहो, अपने आप याद हो जाएंगे। क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम चीज़ों को पढ़ते हैं हमें याद नहीं होती है, बट हम चीज़ों को बार बार में रिपीट करते हैं, हमें वो सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, तो नाइडोब्लास्ट का आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा डायग्राम। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे मैंने आपको जो है इसके सीलन टेट्रा के उदाहरण दिए हुए, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सभी है, सभी के डायग्राम इंपॉर्टेंट है, सभी किसी से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर नाम दिए हुए हैं और यहाँ पर सामान्य नाम दिए हुए हैं। एनसीईआरटी अगर आपने देखी होगी तो यही डायग्राम, सॉरी इन्हीं नाम का कॉमन नेम दिया हुआ है, सामान्य नाम दिए हुए हैं। तो आपको जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो तो भाई हमको सब पढ़ना है, कुछ छोड़ना ही नहीं है, चांसेस ही नहीं लेने, रिस्क ही नहीं लेनी है कि कुछ चीज़ हम छोड़नी है, हमको हमें सारी चीज़ें करनी है। हमें एनसीईआरटी का पूरा एक एक पन्ना बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए। तो नाम देखिए, सबसे पहले फाइसेलिया। फाइसेलिया का कॉमन नेम क्या है? पुर्तगाली युद्ध मानव, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। इसका डायग्राम देख सकते हो आप यहाँ पे, ये डायग्राम दिख रहा है तो कितना प्यारा डायग्राम है, दिख रहा है ना, बहुत अच्छा सा डायग्राम। तो ये किसका डायग्राम है? फाइसेलिया का। नेक्स्ट है एडेम्शिया, समुद्री एनीमोन, इसको और क्या बोल सकते हैं? सी एनीमोन भी बोल सकते हैं। एडेम्शिया का भी मैंने आपको डायग्राम बताया था ना, एडेम्शिया यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पेनिनट्यूला, समुद्री पिच, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? सी पेन। गॉर्गोनिया, समुद्री व्यंजन, सी फेन, फेन का मतलब पंखा। तो देखो इसका डायग्राम कैसा दिख रहा है, पंखे की तरह दिख रहा है। वो बचपन में इस तरीके से होता था जिससे हम हवा करते थे, तो उस तरीके से ये दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है मैंडरीना, इसको क्या बोला जाता है? ब्रेन कोरल। तो ये कुछ डायग्राम, ये कुछ एग्जाम्पल्स है किसके? सीलन टेट्रा के। कौन कौन से? फाइसेलिया, एडेम्शिया, पेनिनट्यूला, गॉर्गोनिया और मैंडरीना। इनके आपको कॉमन नेम भी याद करने हैं, मैच द फॉलोइंग में पूछे जा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट टिनोफोरा। तो आज का जो हमारा फर्स्ट 2 टारगेट थे, पॉरीफेरा एंड सीलन टेट्रा, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं टिनोफोरा की। टिनोफोरा बहुत छोटू सा है बट इंपॉर्टेंट तो है ही, ठीक है। तो ये जो डायग्राम आपको दिया हुआ है, किसका डायग्राम है? ये डायग्राम है टिनोफोरा का, राइट। तो चलिए प्रोसीड करते हैं आगे। संघ टिनोफोरा, फाइलम टिनोफोरा। देखिए देखो कितना अच्छा डायग्राम है। आपने सोचा कि ये भी इतना सुंदर नजर आ सकते हैं? बहुत सुंदर नजर आते हैं ये भी। तो देखिए संगठन का स्तर, संगठन का स्तर कैसा पाया जाता है इनमें? तो इनमें पाया जाता है ऊतक स्तर का शरीर संगठन। पहले सबसे पहले हमने देखा था कोशिकीय, उसके बाद में हमने देखा ऊतक, और अभी यहाँ पर भी कौन सा है? ऊतक ही है। नेक्स्ट देखिए सममिति, सिमेट्री। तो सिमेट्री कैसी होती है इनमें? अरीय। अरीय का मीनिंग क्या होता है? रेडियल। रेडियल सिमेट्री इनमें पाई जाती है। नेक्स्ट जनन स्तर। तो जनन स्तर कैसा होता है इनमें? द्विकोरकी। द्विकोरकी का मीनिंग समझ ही गए होंगे अब तक तो। डिप्लोब्लास्टिक, जिनमें कि दो जर्म लेयर उपस्थित है इनके अंदर, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। नेक्स्ट देखिए सीलोम, गुहा। तो गुहा कैसी होती है इनमें? अगुह्य, इंग्लिश में बोलते हैं हम एसिलोमेट, राइट। नेक्स्ट स्वभाव व आवास, हैबिट एंड हैबिटाट, कैसा पाया जाता है इनके अंदर? सभी पूर्णतया समुद्री। यहां से क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है यहां से? एनसीईआरटी ने डायरेक्टली दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है उसने? अगर आपको स्टेटमेंट में दे दिया कि कुछ ही समुद्री प्राणी होते हैं तो वो गलत हो जाएगा। एनसीईआरटी ने डायरेक्टली दिया हुआ है कि जो सभी प्राणी है पूरी तरीके से समुद्री हैं, तो आपको समुद्री ही लर्न करना है, राइट।
नेक्स्ट देखिए मुक्तजीवी, मुक्तजीवी होते हैं, फ्री फ्लोटिंग होते हैं, फ्री स्विमिंग। नेक्स्ट समुद्री सतह पर तैरने वाले होते हैं। बात आ गई समझ में। नेक्स्ट देखिए भाई अगेन एनसीईआरटी के डायग्राम है, ये आपको एनसीईआरटी के डायग्राम्स लेते हुए चल रहे हैं, साथ में इन सभी को एक्चुअल में दिखते कैसे हैं विजुअलाइज करते हुए हम आगे लेकर जा रहे हैं, ताकि आपका कंसिस्टेंसी भी बनी रहे, आपका इंटरेस्ट भी बना रहे, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। नेक्स्ट देखिए पाचन पथ, तो इनमें पाचन पथ कैसा होता है, अपूर्ण होता है, अपूर्ण पाचन पथ इनमें प्रेजेंट होता है। अपूर्ण पाचन पथ का मीनिंग क्या होता है, आपको बताया हमने, क्या होता है अपूर्ण पाचन पथ, सिंगल ओपनिंग होती है, एक सिंगल छिद्र होता है जिसमें कि इनटेक करने का, भोजन को अंदर लेने का और बाहर निकालने का एक ही पोर होता है, कोई वेल डिफाइंड, कोई सुविकसित पाचन पथ इनके अंदर नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इनमें कैसा होता है, तो अंतःकोशिकीय एंड अंतराकोशिकीय पाचन इनके अंदर पाया जाता है। श्वसन व परिसंचरण तंत्र इनके अंदर कैसा होता है, तो वो अनुपस्थित होता है, क्योंकि अभी निम्न अकशेरुकी प्राणी है। जनन देखिए रिप्रोडक्शन, नर तथा मादा अलग नहीं होते, अलग नहीं होते, तो इसके लिए मैंने आपको जस्ट अभी एक टर्म बताई है, जल्दी से सोचिए अपने मन में कि नर तथा मादा अगर अलग अलग नहीं है यानी कि एक में ही है, नर अलग नहीं है मादा भी अलग नहीं है, दोनों एक में ही उपस्थित है, तो इसको क्या टर्म बताई थी जस्ट मैंने आपको, जल्दी से बताइए, सोचिए अपने मन में कि मैंने कौन सी टर्म बताई थी अभी आपको। तो मैंने आपको बताई थी हर्मेफ्रोडाइट, आया याद, हर्मेफ्रोडाइट। क्या बताया था हर्मेफ्रोडाइट का मीनिंग, नर तथा मादा अलग अलग नहीं होते, मेल एंड फीमेल बोथ आर प्रेजेंट इन द सिंगल इंडिविजुअल, मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट इन द सिंगल इंडिविजुअल, नर तथा मादा एक ही प्राणी के अंदर उपस्थित होते हैं, उनको क्या बोला जाता है फिर, हर्मेफ्रोडाइट। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी, जनन कैसा होता है इनमें, केवल, फिर से वही इंपॉर्टेंट, जनन केवल लैंगिक, फिर से ये इंपॉर्टेंट लाइन है तो आपको याद करनी है, ये जहां पर केवल केवल चीजें आती है ना वो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। जनन कैसा पाया जाता है, इनमें केवल लैंगिक पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए निषेचन बाह्य तथा निषेचन बाह्य होता है, और परिवर्धन कैसा होता है इनके अंदर, अप्रत्यक्ष परिवर्धन जिसमें लार्वा अवस्था नहीं होती, ठीक है, तो ये चीजें हो गई आपकी, तो अप्रत्यक्ष परिवर्धन इनके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए आपको यहाँ पर एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, लार्वा अवस्था होती है बच्चों, यहाँ पे गलत आ गया, ठीक है, वेट अ सेकेंड, लार्वा अवस्था इनमें पाई जाएगी तभी तो अप्रत्यक्ष डेवलपमेंट होगा। तो ये जो डायग्राम है वो आपका एनसीईआरटी से ही लिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट देखिए विशिष्ट लक्षण, ये विशिष्ट लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर में क्या होती है इनके, 8 बाह्य पश्चिमाभीय कंकत पट्टिकाएं होती है, कैसी होती है, 8 बाह्य पश्चिमाभीय कंकत पट्टिका, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, सिलिएटेड कॉम्बो प्लेट्स। ये नजर आ रही है आपको, ये नजर आ रही होंगी आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, ये आपको नजर आएगा, यस, 5 6 7 और 8, तो 8 इनमें क्या होती है, कंकत पट्टिकाएं, सिलिएटेड कॉम्बो प्लेट्स इनके अंदर पाई जाती है, जो किसमें मदद करती है, जो कि मदद करती है किसमें, चलन में सहायता करती है। वेरी इंपॉर्टेंट, जीव संदीप्ति, बायोल्यूमिनेसेंस, प्राणी के द्वारा प्रकाश उत्सर्जन करना इनकी मेन इंपॉर्टेंट विशेषता होती है, मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो जैव संदीप्ति और बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या होता है, प्राणी के द्वारा जब प्रकाश उत्सर्जन की लाइट एमिट करते हैं,
लाइट को निकालते हैं, इनके अंदर की कैपेसिटी होती है, उसी को बोला जाता है प्रकाश संदीप्ति यानी कि बायोल्यूमिनेसेंस। तो मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बता देती हूँ उसका पहले। ये देखिए, ये डायग्राम दिख रहा है आपको, तो ये डायग्राम है किसका, बायोल्यूमिनेसेंस का। तो देखिए बहुत अंधेरा है, ये क्या एमिट कर रहे हैं, तो देखिए ये लाइट एमिट कर रहे हैं, दिख रही है आपको ये पूरी तरीके से, इसी को बताया हुआ है बायोल्यूमिनेसेंस, जैव संदीप्ति, ताकि आप विजुअलाइज कर पाए। तो ये किसमें होती है, ये होती है टिनोफोरा के अंदर। फिर से आ जाता है हम इसी पे, तो जैव संदीप्ति आपको याद करना इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो विशिष्ट लक्षण मैं आपको सभी को बता रही हूँ ना, स्पेसिफिक फीचर, आप सभी को ये सारी चीजें याद रखनी है। तो जीव संदीप्ति प्राणी के द्वारा प्रकाश उत्सर्जन करना टिनोफोरा की प्रमुख विशेषता होती है। ये हो गया कॉम्बो प्लेट्स, ये एनसीईआरटी के डायग्राम, ताकि आप इसको सामने देख सके। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना, ये आप अगर देखना चाहें तो देखिए, ये डायग्राम आपके यहाँ पे जो दिख रहा है, देखो कि हम एक ही साइड से देख रहे हैं, इसलिए हमको ये नजर आ रहा है, एक ही साइड से हम देख रहे हैं इसको, इसीलिए। ये देखिए इसमें भी ऐसा ही दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से पीछे भी होगा। तो वो तो हमने एनसीईआरटी वाला देख लिया, बट एक्चुअल में आप देख सकते हैं कि जो डायग्राम आपको दिया हुआ है हूबहू ऐसा ही है। ये हमारा मेन डायग्राम है, जो कि एक्चुअल में वो कैसे दिखते हैं, और वो हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम है, राइट। नेक्स्ट, टिनोफोर कंकड़धर को सामान्यतया समुद्री अखरोट, सी वॉलनट या कंकाल जैसी कॉम्ब जेली भी कहा जाता है। ये इनका कॉमन नेम है। ये एनसीईआरटी में जो जहाँ से आपका टिनोफोरा स्टार्ट हुआ है, वहां पे आपकी फर्स्ट लाइन दी हुई है कि इनको जो है सामान्यतः समुद्री अखरोट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉलनट, क्योंकि ये कैसे दिख रहे हैं, अखरोट की तरह नजर आ रहे हैं, तो इनको सी वॉलनट या कंकाल जेली या फिर कॉम्ब जेलीज भी बोला जाता है। उदाहरण आ जाएंगे इसके, तो उदाहरण इसके कौन से आ जाएंगे, प्लूरोब्रैंकिया और टिनोप्लाना। तो ये आपको डायग्राम्स मैंने इन्हीं के बताए तो प्लूरोब्रैंकिया और टिनोप्लाना ये क्या है, ये इसी के एग्जाम्पल हैं। तो बात समझ में आ गई बच्चों आपको। तो मैं फटाफट से जल्दी से आपको सारी चीजें रिकॉल करवा देती हूँ। देखिए, जो कि आज हमने पूरे लेक्चर में आज पढ़ा है। तो क्या क्या पढ़ा है आज हमने, देखिए, स्तर पॉरीफेरा के अंदर कोशिकीय स्तर, सिमेट्री असममिति, कुछ में अरीय होती है, ल्यूकोसोलेनिया, जनन स्तर नहीं होता है, गुहा अगुहीय होगी, आवास इनका जलीय हो सकता है, समुद्री और कुछ स्थानबद्ध भी हो सकते हैं, निवयी हो सकते हैं, आद्य जनन कोशिका इनमें पाई जाती है। डायग्राम आप इसके देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी, पाचन तंत्र में अनुपस्थित होता है, अंतरा कोशिक पाचन में पाया जाता है, श्वसन अनुपस्थित होता है, रिप्रोडक्शन अलैंगिक विधि के द्वारा होता है, मुकुलन और साथ में कौन सी होती है इनके अंदर, विखंडन विधि द्वारा। लैंगिक विधि युग्मकों के द्वारा होती है। लैंगिक विधि जो है किसके द्वारा होगी, युग्मकों के द्वारा। और कैसे होते हैं ये, उभयलिंगाश्रयी। उभयलिंगाश्रयी का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है, जब मेल और फीमेल दोनों एक के अंदर उपस्थित होते हैं। आंतरिक निषेचन इनमें पाया जाता है, अप्रत्यक्ष परिवर्धन। विशिष्ट लक्षण ऑस्टिया ऑस्कुलम पाई जाती है। कंकाल शरीर को आदान प्रदान करता है, किससे मिलकर बना होता है, कंटिकाओं या स्पॉन्जिन तंतुओं या फाइबर से मिलकर बना होता है। जल नाल तंत्र की उपस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर कैनाल सिस्टम इनके अंदर उपस्थित होता है। कोइनोसाइट या कॉलर कोशिका स्पंज गुहा तथा नाल तंत्र को स्तरित करती है। ये डायग्राम आपने देख लिया। नेक्स्ट देखिए, इसके एग्जाम्पल्स हैं, साइकन, स्पॉन्जिला और यू स्पॉन्जिया, इसके कुछ डायग्राम्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम सिलेंट्रेटा की। हाइड्रा आता है जिसके अंदर, तो देखिए
संगठन का स्तर ऊतक प्रकार का, समिति अरीय होगी, सी एनीमोन के अंदर द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। जनन स्तर द्विकोरिकीय होता है, अगुह्य ये होते हैं, सभी जलीय होते हैं, अधिकांश समुद्री और कुछ स्वच्छ जलीय हो सकते हैं। तो हाइड्रा उसका एक एग्जाम्पल है। स्थानबद्ध होते हैं, मुक्तप्लावी हो सकते हैं, पाचन पथ अपूर्ण होगा, अंतःकोशिकीय तथा अंतराकोशिकीय पाचन इनमें पाया जाता है। नेक्स्ट ये डायग्राम है। नेक्स्ट देखिए, श्वसन परिसंचरण तंत्र में नहीं होता है। प्रजनन यानी कि जनन किस प्रकार से करते हैं, तो बाह्य भी हो सकता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन दोनों इसके अंदर उपस्थित होता है। पॉलिप अलैंगिक रूप से मेड्यूसा को उत्पन्न करता है और मेड्यूसा लैंगिक रूप से पॉलिप को प्रोड्यूस करता है। तो इसके अंदर दो फॉर्म्स पाई गई, जीवन की दो रूप पाए गए इसके अंदर। तो इसी को क्या बोला जाता है, एग्जाम्पल इसका ओबेलिया हमने आपको बताया, जो कि पीढ़ियों का एकांतरण या फिर मेटाजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। तो इसको याद रखिएगा आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये मेटाजेनेसिस। नेक्स्ट देखिए, ये पॉलिप और मेड्यूसा का मैंने आपको बताया। पॉलिप और मेड्यूसा का हमने आपको बताया, पॉलिप बेलनाकार, मेड्यूसा छत्राकार, अधिकांश स्थानीय, कभी कभार गतिशील, मेड्यूसा मुक्तप्लावी हो सकते हैं, पॉलिप एकल या निवायी हो सकते हैं। एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा हाइड्रा और एडेम्शिया। मेड्यूसा के अंदर आएगा ऑरेलिया। अब आपसे पूछा जाए कि एग्जाम्पल में तो ये बता देंगे, बट अगर आपसे पूछा जाए कि जिसके अंदर पीढ़ी एकांतरण पूरी तरीके से यानी कि पॉलिप तथा मेड्यूसा दोनों पाए जाते हैं, तो आंसर आप क्या देंगे, आप आंसर देंगे ओबेलिया। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, ये आपके एनसीईआरटी के डायग्राम है, एनसीईआरटी की बुक देखिए ना, तो एनसीईआरटी के डायग्राम है ये। नेक्स्ट देखिए, विशिष्ट लक्षण, नाइडेरिया नाम इनका क्यों दिया गया है सॉरी, क्योंकि इनमें क्या होती है, दंश कोशिकाएं नाइडोब्लास्ट पाई जाती है, जो कि शरीर के अन्य स्थानों पर भी पाई जाती है। ये डायग्राम आपको दिया हुआ है नाइडोब्लास्ट का। नाइडोब्लास्ट क्या करती हैं, ये जो है स्तरिक तथा रक्षा तथा शरीर को शिकार पकड़ने में सहायता करती है। इनके अंदर केंद्रीय जड़ संवहनी गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा ऑल्सो द इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इनके अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है, जो कि कहाँ पर होती है, मुख द्वारा ऊपर की साइड में प्रेजेंट होती है। अगर मैं आपको बताऊं, मैंने अभी आपको हाइड्रा का डायग्राम बताया था ना, यहाँ पर इस साइड पर ये जो आपको नजर आ रहा है ये हाइपोस्टोम, तो यहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट, कुछ सदस्यों जैसे प्रवाल कोरल में कैल्शियम कार्बोनेट से बना कंकाल पाया जाता है। नेक्स्ट की बात अगर हम करते हैं तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको याद करना है विद कॉमन नेम। नेक्स्ट, टिनोफोरा की हमने बात करी। ऊतक तो कैसा होता है इनमें, संगठन का स्तर ऊतक प्रकार का, समिति अरीय होती है, जनन स्तर द्विकोरिकी होता है, गुहा अगुह्य पाई जाती है, सिलोम नहीं होगी इनमें। स्वभाव सभी कैसे होते हैं, सभी समुद्री होते हैं, मुक्तजीवी होते हैं और समुद्री सतह पर तैरने वाले होते हैं। ये डायग्राम आपको दिखा दिया था हमने। अपूर्ण पाचन तंत्र, अंतः तथा अंतराकोशिक पाचन होता है इनमें। श्वसन तथा परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होते हैं। नर तथा मादा अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है तो कैसे है, हर्मेफ्रोडाइट है। जनन केवल लैंगिक होगा, निषेचन बाह्य और अप्रत्यक्ष परिवर्तन इनके अंदर पाया जाता है। तो ये आपको डायग्राम मैंने बताया दिया था एनसीईआरटी का टिनोफोरा का। नेक्स्ट, विशिष्ट लक्षण इंपॉर्टेंट है। 8 पाक्ष्य मक्षमाभीय कंकत पट्टिकाएं सिलेटेड कॉम्बो प्लेट्स इनमें पाई जाती है। दिख रही है आपको 8, किसमें मदद करती है, चलन में। इंग्लिश में बोलूं तो मैं लोकोमोशन में हेल्प करती है। किसमें हेल्प करती है, लोकोमोशन में। जीव संदीप्ति बायोल्यूमिनेसेंस, प्राणी के द्वारा प्रकाश उत्सर्जन करना, जो कि मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम बता दिया। तो डायग्राम किसका है, ये डायग्राम है बायोल्यूमिनेसेंस का, राइट। नेक्स्ट, टिनोफोरा को किस नाम से बोला जाता है, समुद्री अखरोट कॉम्बो जेलीज के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, प्लीरोब्रेंकिया और टिनोप्लाना। तो बच्चों हमने जो है आज हमारा टारगेट कंप्लीट किया है। आज हमने पढ़ा है पॉरीफेरा, सिलेंटेटा एंड टिनोफोरा। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा आपका उसमें हम
प्लेटीहेलमिन्थीस, एस्केहेलमिन्थीस और एनिलिडा, इस पर डिस्कशन करेंगे। सो आई होप आपको आज की सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, आपको पढ़ते वक्त काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आया होगा, सारी चीज़ें आपको ठीक तरीके से मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ पाए। तो आप 2 से 3 बार इन चीज़ों को रिकॉल करेंगे, बिलीव मी आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, याद हो जाएंगी। ऐसा कुछ टफ नहीं है, धीरे धीरे हम अगर अभी अच्छे से कर लेते हैं आप याद सारी चीज़ें, तो आगे भी बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, बाय बाय।